तीर निशाने पे मारने वाली बात कर देते हैं। पहला चुनाव मैंने वो लड़ा राजनीति का और वो मैं हार गया। मैं कभी एक अच्छा भाषण नहीं दे पाया अपने राजनीतिक जीवन में। मंत्री बन जाए तो आज भी अच्छी फील आती, जब भी फील और ज्यादा आती थी। चंदा देने वाले से भी छांट के चंदा लेता हूँ। नरवीर सिंह ने कभी 1 रुपया का ऐसा काम मैं ये नहीं करता। शुरू से ये सोचती कि भाई जनता के तो हाथ पांव जोड़ने, सेवा करनी है लोगों की, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम गाँव के सरपंच बनेंगे। कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से विदा हो गई। मैं जनता के लिए उपलब्ध हूँ। नायब सैनी जी के बारे में किस तरीके? नायब सैनी एक अच्छा इंसान है। पंजाब केसरी की खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि हम ये पॉडकास्ट खास युवाओं के लिए रखते हैं कि जिनसे उनको ऐसी शख्सियतों से मिले कि लाइफ के अंदर प्रेरित होने का मौका मिल सके। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़े दिग्गज नेता जो कि बेबाकी से बोलते हैं और जाने जाते हैं कि राव नरवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। शुक्रिया जनाब। साहब, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं आप, हमने देखा। ये सबसे पहले तो यही सवाल है कि बचपन हम बाद में शुरू करें, पहले ये जान लें कि ये बेबाकी कहाँ से आई मंत्री? ये कोई लाई नहीं जाती, अपना वैसे ही कहते हैं लोग बेबाक है। मैं तो ऐसी बात है नहीं, लेकिन हाँ बस कहने की आदत है तो कह देता हूँ। ऐसी लोग बात नहीं पता। इसलिए है कि आप मतलब नेता घुमा फिरा के बात करने के लिए मशहूर होते हैं, पर आप सीधा वो तीर निशाने पे मारने वाली बात कर देते हैं कि हाँ भाई ये तो ऐसे, और जनता उस चीज को पसंद भी करती है कि हमारा मंत्री सीधा बोल देता मैं है। कभी एक अच्छा भाषण नहीं दे पाया अपने राजनीतिक जीवन में। मैं 2011 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ जी। उससे पहले मैं एमएलए मंत्री बन लिया था 2 बार और हार भी लिया था जी। तो हमारे रामविलास शर्मा जी बीजेपी, मेरे पुराने अच्छे संबंध रहे। हम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रहे, मेरे अच्छे संबंध रहे। हम जब भी मैं बना, वो भी मेरे साथ मिनिस्टर बने जी। तो मैं एक दिन उनसे कहने लगा, मैंने कहा दादा मुझे भाषण देना सिखा दे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि जिस घर में तैने जन्म लिया है जी। उस घर में तो बोलने की जरूरत ना है। मैं इस घर में जन्म लिया तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इसे बोलने का काम मैं चला लूंगा, तेरा तो चेहरा ही काम दे देगा। उसने भी नहीं सिखाया। तो बस कुदरती जो आ जाता वो चल जाता। तो अभी हमने एक बयान भी सुना जनता दरबार के दौरान कि इस व्यक्ति की इतनी चलनी चाहिए जितनी बीजेपी के एमएलए की चलती है। जनता दरबार में आपने बोला एक एमएलए बैठे थे, एमएलए साहब बैठे थे। हाँ, ये ना मुझे याद है, फरीदाबाद में पहली मेरी ग्रीवेंस कमेटी थी तो उसमें रघुवीर तेवतिया जी पृथला से विधायक, वो भी बैठे थे वहां मंच के ऊपर। तो मैंने डीसी और उसको हमारी निगम कमिश्नर, हाँ मैंने उनको कहा कि लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधित्व ये करते हैं, सार्वजनिक समस्याओं पे, कोई बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर जो ये काम करे वो करने चाहिए। क्योंकि उस पर ये तो है नहीं कि बिजली आएगी तो बीजेपी वाले घर नहीं आएगी, उनको आएगी, सबका आएगी वो तो। बिल्कुल। तो इसलिए मेरी ये सोच है, यदि वो जनता ने चुना है तो लोगों का चुनाव प्रतिनिधि, बिजली, सड़क, पानी हर आदमी को मिलना चाहिए। और यदि वो एमएलए शिकायत करता तो उसके पास शिकायत है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको निपटाने की कोशिश। ऑफ द कैमरा फिर बाद में एमएलए साहब से कोई बात भी हुई थी ना? सब ना वो तो मेरे से पहले उठ के वहां से चले गए, मैं इधर निकल गया, उधर मेरे दुआ सलाम भी नहीं हो पाएगा। जी। और मेरा उनसे पहले भी कोई वास्ता कभी नहीं रहा है, ना मेरे साथ कभी वो एमएलए रहे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो जनता पर का चुना हुआ प्रतिनिधि है, यदि वो जनहित की बात करता है तो प्रशासन का ये धर्म बनता है कि उनकी भी सुने, और वो काम लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कोई काम नहीं करता। हाँ, कोई राजनीतिक टकराव हो जब तो राजनीतिक हिसाब से देखना चाहिए, वरना हम जनता की चीजों को जल्दी से जल्दी उसका समाधान करना चाहिए। मंत्री जी, स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा किस प्रकार से रही आपकी? मतलब स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसी रही? साहब मैं 10वीं तो करके आया बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से जी, और फिर मैं आ गया वहां से। जब आया मैं, ये बात है 76-77 की, तो हमारे पिताजी एमएलए थे वहाँ गुड़गांव से। तो मैंने कहा नैनीताल नहीं पढ़ूंगा, मन नहीं लगता वहां वैसे ही। तो उन्होंने कहा ठीक है यहाँ आ जाओ। तो मैं नैनीताल तो मंत्री जी पहाड़ी इलाका था, बहुत अच्छा इलाका था, बहुत मन तो लग जाना चाहिए। बस वैसे जो मेरे और साथी पढ़ने वाले थे ना मेरे साथ के, वे कहने लगे नहीं कि और जाएंगे, सबने मेरे को कही। तो मैंने कहा ये क्लास फेलो ही नहीं रहेंगे, तेरा मन कैसे लगेगा जी। वो बाद की कहानी, जब मैं अपना सर्टिफिकेट लेने गया वहां से तो सारे वहीं बैठे पाए। हाँ, तो मैंने कर दिया बहुत उनको कहा यार तुमने यो क्या किया मेरे साथ। बोले यार माँ बाप नहीं माने। अरे मगर मैंने बड़ी मुश्किल से मना है, तुमने क्या करा मेरे साथ। तो फिर मैं आ गया। तो हमारे कमला नेहरू कॉलेज जाटौली हेली मंडी में है, हमारे पिताजी फाउंडर प्रेसिडेंट रहे, आजकल तो गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो पिताजी ने कहा गुड़गांव में तो खराब हो जाएगा, तो इसको वहां प्रिंसिपल के यहाँ छोड़ दो। प्रिंसिपल की वहां कोठी थी,
एकांत में कॉलेज था कि हाँ ये पढ़ लेगा, राजनीतिक चस्का इसको नहीं लगेगा, राजनीतिक परिवार के लोग खराब हो जाते हैं। तो मुझे वहाँ घर वाले भी नहीं चाहते थे कि आप घर वाले भी राजनीति नहीं में चाहते पढ़ें। थे कि यहाँ रहेगी। फिर वहाँ तो 11वीं वहां से की और फिर मैं हिंदू कॉलेज भेज दिया, हिंदू कॉलेज सोनीपत जी। तो 2 साल वहां रहा। वैसे यूं टाइम निकल गया। फिर मेरी ग्रेजुएशन नहीं हो पाई, फादर की डेथ हो गई साहब। फिर ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट तौर पे की इलाहाबाद से। तो कॉलेज में किस तरीके के छात्र थे आप? मतलब एक ना तो एवरेज मैं होता तो है, बैक बिलो एवरेज बेंचर रहा होता है। सारी जिंदगी ना जी। मैं तो आगे पढ़ाई में ज्यादा मन ना, नहीं लगता था? ना मैं स्कूल टाइम तक तो मैं बहुत होशियार था, जी। लेकिन जब मैं हेली मंडी में आया तो थोड़ी थोड़ी खराब आदतें पड़ गई कि कॉलेज में ना जाना, अपना कॉलेज है। वे जो लेक्चरर थे वे भी राव साहब कहने लगे। हाँ तो सब राव साहब। हाँ तो आदत खराब हो गई। बस फिर उतनी फिर पढ़ाई नहीं हो पाई। कॉलेज में भी राजनीति की कि सर हाँ नहीं, शांति मैं से हिंदू समय कॉलेज गुजारा? में चुनाव लड़ा जॉइंट सेक्रेटरी का। जी। तो हम यादव मेरे ख्याल तक कुल मिला के कौम के हिसाब से 10-12 ही होंगे। जी। तो मैं वहां थोड़ी सी वोट से हारा। मैं जी। पहला चुनाव मैंने वो लड़ा राजनीति का, जॉइंट सेक्रेटरी हिंदू कॉलेज सोनीपत में, और वो मैं हार गया। बहुत कम उम्र में आप मंत्री बन गए थे, 26 साल की उम्र आपकी बताई जा हाँ रही जी, थी। 26 साल जी। तो जब एक एक युवा की अवस्था होती है, जब बंदा मंत्री बनता है जी, एक व्यक्ति, उसके आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं, लोग नमस्ते करते हैं। आप तो युवा थे मंत्री जी, तो किस तरीके की उस समय वाइब आया करती थी आपको? मुझे याद है वहां उस टाइम बड़े बड़े कुछ अफसर थे, आज जी। तो शायद दुनिया में ना होंगे। जी। जब मैं शपथ लेकर नीचे उतरा तो एक दो जो उस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते, सब जी। आज तो एसीएस बोलते हैं, बिल्कुल। तो वो फाइनेंशियल कमिश्नर बोलते थे सर जी। हाँ। तो उन दो अफसर आपस में बात कर रहे, मैंने उनकी सुनी कि छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सम्मान। जी। हाँ तो मैं उनके आज भी बात याद रखता हूँ कि हाँ भाई ठीक बात है, बहुत बड़ा सम्मान मुझे हरियाणा सरकार ने चौधरी देवीलाल जी ने दिया, लोगों ने मुझे एमएलए बनाया। और अच्छी फील आती थी सब, मंत्री बन जाए तो आज भी अच्छी फील आती, जब भी फील और ज्यादा आती थी। हाँ ये तो किसी को बुरी फील तो आ नहीं सकती मंत्री बनने के बाद, लोग तो सपना देखते हैं मंत्री बनने का। जी। और मुझे तो 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ सकता, मैं 26 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, एमएलए बना, मंत्री बना, और क्या चाहिए। और अच्छे घर में जन्म दिया। मैं तो रोज सुबह पूजा करता हूँ, परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिना कुछ करे सब कुछ दिया मुझे परमात्मा। तो इसमें किस्मत का रोल मानते हैं आप? हाँ सब किस्मत का हो, बिल्कुल होगा ये। या मैं ये हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को भी मानते हैं कि मैंने पिछले जन्म में कैसे कर्म अच्छे कर्म किए होंगे जब मैंने ऐसे घर में जन्म लिया रहे, ऐसा आज का टाइम बीत रहा है। ये भी मानता हूँ कि इस जन्म में तो मैंने ज्यादा अच्छे काम शायद ना किए हो, लेकिन पिछले जन्म में किए होंगे जिसका फल मैं भोग रहा हूँ। राव साहब, आपका पहला चुनाव था जब, ऐसा माना जाता है कि राव साहब की यारी बहुत पक्की है, यानी कि राव साहब की जो दोस्ती है वो बहुत बड़ी और बहुत पक्की है। तो दोस्तों का कितना सहयोग रहा था जब पहली बार पता चला कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं? वो स्थिति क्या थी? घर वाले कितने राजी थे? हाँ, क्या वो स्थिति घर बनी? वाले तो मेरे जो माँ जिंदा थी, बहनें थी, भाई था, सब राजी थे कि भाई चलो। फादर के बाद, उनकी डेथ के बाद हमारे चाचा एमएलए बन गए थे 82 में, और चाचा ने फिर मना कर दिया था कि भाई अब मैं राजनीति मैं नहीं करूंगा, मेरा मतलब नहीं, मेरा तो इसकी उम्र कम थी इसलिए मैं आया हूँ और अब अपनी संभालो। तो बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, सब इतना साथ मैं सोच नहीं सकता। और चुनाव में पैसे भी नहीं लगे, लोगों ने लगाए। उस टाइम 2-3 लाख रुपए चुनाव में लगे होंगे शायद। खूब गांव वाले, यार दोस्त, और मैं जो गाड़ी मांगता हूँ आज तक वो गाड़ी ला के दे देते हैं साहब। और चुनाव में भरपूर खर्चा करते हैं। गांव वाले भी बहुत देते हैं चंदा, ये नहीं मेरे गांव में कोई नहीं चंदा देता। पैसे वाले लोगों से मैं ना आज तक घर किसी के चंदा लेने गया हूँ, ना कभी जीवन में। अब तो बचा भी समय थोड़ा ही है, जाता भी नहीं कभी। और चंदा देने वाले से भी छांट के चंदा लेता हूँ कि मैं इसका काम कर पाऊंगा कि नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े आदमी आ जाए कल को आकर, ना, इसलिए मैं सिर पे अपने बोझ नहीं रखता। मेरे गांव के लोग, मेरे यार दोस्त मुझे चंदा लड़ा के खूब चुनाव में अपनी मदद करते। मैंने आज तक अपने चुनाव में, मैं ईमानदारी से कहता, कभी शराब की एक पौवा भी, क्वार्टर भी नहीं पिलाया कभी आज तक, इतने चुनाव लड़े। हाँ कभी नहीं। कोई कह दे, मेरा दुश्मन भी कह दे कि नरवीर सिंह ने कभी पैसे बांटे हों, कभी कोई और लालच दिया। अब तो चुनाव में कभी साड़ी बांटने लगे, कोई कुछ बांटने लगा, कोई घी बांटने लग गया, कोई कुछ देने लग गया। नरवीर सिंह ने कभी 1 रुपया का ऐसा काम चुनाव के समय में या बाद में मैं ये नहीं करता। जो कुछ है दिल से वो काम करवा लो सरकार में, मैं सरकार आपकी पूरी मदद करूंगा, पर ये काम मैंने आज तक नहीं किया। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि पर्सनल सवाल ही है आपसे कि आप बहुत बड़े परिवार से आते हैं,
अमूमन तौर पर देखा जाता है कि बड़े परिवारों के बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं और ये एक सीख भी है, लगा लें। बड़ा ये युवाओं का प्रोग्राम है मंत्री जी, इसलिए ये सवाल पूछना ज़रूरी है। पर अगर हम आपका व्यवहार देखें, उसको नोटिस करें, तो वो आज भी इस तरीके से है जैसे कोई आदमी धरातल से उठ के आया हो। तो ये कहीं न कहीं इसमें माता-पिता का तो योगदान होता ही है। पर ये चीज़ें माता-पिता ने कैसे आपके अंदर डेवलप करी, वो आप बताएँ मंत्री जी? बस शुरू से राजनीतिक परिवार में रहा तो शुरू से ये सोचती कि भाई जनता के तो हाथ पांव जोड़ने, सेवा करनी है लोगों की। और क्योंकि खानदानी थे कि भाई यही काम करना है, तो उस हिसाब से डेवलप आदमी हो जाता है। आदमी जीवन में कुछ सोचे मन से तो वो कामयाब हो जाता। आजकल भी राजनीति में इतने ऐसे परिवार के लोग आ गए जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम गांव के सरपंच बनेंगे, वो भी आ गए। यदि आदमी ध्येय से मन से काम करे कि मुझे राजनीति में स्थापित होना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो ये जनता जनार्दन कर्ज किसी का नहीं रखती, ये सबका उतार देती है। ऐसे लोगों को इतिहास भरा पड़ा है जिन लोगों ने थोड़े से समय में जनता का दिल जीत कर विधायक बने और सरकार में मंत्री भी बने। सब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करने वाला मंत्री जी, 2 या 3 आखिरी आपसे सवाल रहने वाले हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बात करना चाहता हूँ। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बेहद जानी जाती है ट्रैफिक के लिए, जल भराव के लिए। तो स्थिति गंभीर है, अब मानसून का सीजन भी आने वाला है मंत्री जी, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आपने देखा कि जल भराव की स्थिति बनती रही है। हाँ। तो उसके लिए कुछ सोचा है आपने इस बार? नहीं सोचा नहीं, मैं धरातल पे उसको उतार रहा हूँ। मैंने अभी मीटिंग बुलाई थी जीएमडीए की भी, नगर निगम की भी। तो मैंने उनसे कहा कि जो जो लो लाइन एरिया है आपने सब चिन्हित कर रखे हैं। सबसे पहले तो जितने हमारे यहाँ नाले, इनकी सफाई 1 महीने के अंदर निश्चित करो कि सफाई सब होनी चाहिए। कि रेत से भरे पड़े हैं, रोडियों से भरे पड़े हैं, पॉलीथीन से भरे पड़े हैं, उन सब की सफाई चालू है। जहां भी रोड हमने नए बनाने, पहले कहा है कि वर्क ऑर्डर आप ठेकेदार को टेंडर कर दो। वर्क ऑर्डर तब देना जब उनके नालों की सफाई हो जाए और उसके ऊपर जो फुटपाथ है वो रिपेयर हो जाए, उसके बाद करना। क्योंकि और 5-4 टैंकर पानी की गिरना एसटीपी के पानी लाके, ताकि उसका RWA लिखे कि भाई हमारे यहाँ से डिस्पोजल ठीक हो रहा है, तो आप रोड बनाना शुरू करना। वरना पहली बारिश में वो पानी उस सड़क पर आ जाएगा, तारकोल पानी का भैर है, फिर सड़क टूट जाएगी। सड़क ऐसी बनाओ जो कम से कम 10 साल चले। तो ऐसी कोशिश है। और हम अभी द्वारका एक्सप्रेस के साथ साथ SPR और एक्सटेंशन रोड पे हम एक नाला बना रहे हैं, जिसको ड्रेन बोलते हैं, ड्रेन कह रहे हैं। वो तकरीबन बन गई, लेकिन इस साल वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। 2026 में जो बारिश आएगी उससे पहले पहले उसको हम कंप्लीट कर देंगे, तो तकरीबन बाहर का पानी चला जाएगा। 2 जगह लेग 1-2 पे हमने अब कोशिश करी है करने की। एक मैंने कहा कि कोई बीच में से कोई हमें नाला निकालना पड़े जो गुड़गांव के बीच में शहर में निकल जाए, सड़क के नीचे से, उसको चिन्हित करो। अफसरों से कह के आया हूँ कि वहां हम निकाल देंगे, गुड़गांव का सारा पानी हमारी इसमें नजफगढ़ नहर में उसमें चला जाएगा, ड्रेन में। तो मंत्री जी, आम पब्लिक से कितना मिलना जुलना रहता है कॉन्स्टिट्यूएंसी सब के मैं अंदर? 4 दिन गुड़गांव रहता हूँ, 3 दिन मैक्सिमम चंडीगढ़ रहता हूँ। और 4 दिन में सुबह 9 साढ़े 9 बजे से 2-3 बजे तक खूब मिलता हूँ। कई बार तो देर भी हो जाती है। मैं हल्के में जब जाता हूँ प्रोग्राम रखता हूँ तो 3 बजे के बाद रखता हूँ कि नहीं, 3 बजे से पहले मैं सब कहता हूँ भाई प्रोग्राम मैं नहीं दूंगा, मैं जनता के लिए उपलब्ध हूँ। चाहे शुक्रिया अदा करना, इसलिए मैं शुक्रिया पूरा कर भी नहीं पाया हूँ। हाँ, क्योंकि पहले दिल्ली के चुनाव आगे, फिर हमारे नगर निगम का आगे। विधानसभा बहुत बड़ी है, 78 गांव है, बहुत सी कॉलोनी है, सारे तकरीबन सेक्टर। बादशाहपुर विधानसभा में 5,28,000 वोट थोड़ी नहीं होती साहब। हाई राइज बिल्डिंग है, तो टाइम खूब देता हूँ लोगों को। ऐसी बात है, इस बात से संतुष्टि है लोगों की, ये मिलता है। और फिर आज फिर कोई आ जाओ उस टाइम में, सबको 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 10-10 मिनट, जैसे वो चाहते हैं उनके हिसाब से मिलता हूँ, काम करने की कोशिश करता हूँ लोगों में। अभी तो क्या पता लगता, संतुष्टि एक नहीं, समय बताएगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरा टाइम देता हूँ। और मैंने सबको चंडीगढ़ के मना कर रखा है, कोई चंडीगढ़ नहीं आएगा। जब मैं 4 दिन यहाँ नहीं हूँ तो 3 दिन तुम क्या करोगे यहाँ? तो सरकारी काम करने दो, इसलिए यहाँ आराम से मैं काम करता हूँ। अब आप मंत्री भी हैं और एक अहम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके पास है जी। पर्यावरण, अब आगे आगे हीट वेव भी बढ़ती जा रही है मंत्री जी, और गुड़गांव के हालात आपको मालूम है कि प्रदूषण से भरता जा रहा है। तो उसको लेकर भी कुछ आपने सोचा है कि पर्यावरण को किस तरीके से हरियाणा के अंदर ठीक करने वाला है? क्योंकि दिल्ली तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हरियाणा पे ही सारा दोष आया करता था कि ये प्रदूषण तो हरियाणा पंजाब से आ रहा है। मैं तो चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, और ये कहा करता कि ये जो प्रदूषण का मुद्दा है कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ, हमारे सेहत से जुड़ा हुआ, और ये एक NCR का पूरे का मुद्दा है। इसमें हम आरोप प्रत्यारोप आपस में करेंगे तो इसका समाधान कभी नहीं निकलेगा। लेकिन इस देश की खुशकिस्मती है
कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से विदा हो गई। अब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आक्षेप लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। जो इस इलाके के विकास के लिए, इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम काम कर सकते हैं, वो काम अब करेंगे, मिलके करेंगे। पहले हम कहते थे जमुना हम खराब कर रहे हैं, वो कहते थे वो कर रहे हैं, वो आपस में आरोप पड़ते नहीं। अब इसके ऊपर एक खाका तैयार कर रहे हैं। देखो, जहां तक पराली का धुआं की बात करते हैं, मैं इसको बहुत कम मानता हूं कि पराली के धुआं से ही इतना वो पोल्यूशन होता, नहीं। और बहुत से रीजन है, डस्ट है, गाड़ियों का धुआं भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। और मैं ये मानता हूं कि गर्मियों में तो हो सकता है एसी का गड़बड़, लेकिन ये तो सर्दियों में होता पोल्यूशन। तो सर्दियों में हमारे यहाँ एसी भी नहीं चलते सर, लेकिन कहीं जगह जनरेटर बहुत चलते, जनरेटर का धुआं बहुत है। तो ऐसी मैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जनरेटर जो चले उनकी चेकिंग हो। और ये जो हमारे पेट्रोल पंप पे पोल्यूशन की मशीनें लगी होती हैं, बिल्कुल साहब, ये हर गाड़ी को चेक कर लेते हैं। मैंने ये देखा कि चाहे कोई आदमी पर्ची निकाल के लिया, गाड़ी हो ना हो, तो इसकी भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन ये आता ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, ये पोल्यूशन नहीं आता। मैं बहुत जल्दी अनिल विज से, मंत्री जी से मुलाकात करूंगा और इस बारे में विषय में कहूंगा कि नहीं, ये ऐसे नहीं मिलना चाहिए। ये मशीनें भी अपग्रेड होनी चाहिए, मशीनें अच्छी होनी चाहिए। एक तो सर्टिफिकेट वैसे ही दे देते हैं पैसे लेके, दूसरा इन मशीनों पे वो चेकिंग की मशीन ही नहीं है कि कितना इसमें पोल्यूशन है। B6 को भी खराब बता देंगे, B2 को भी अच्छा बता देंगे। तो उसमें बहुत जल्दी मीटिंग करने वाला और इसका समाधान निकलेगा। अच्छा मंत्री जी, समय बहुत कम है, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहने वाला है कि राजनीतिक और आपकी पर्सनल लाइफ से दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ आपकी बातचीत किस प्रकार से है? पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी और हाल ही में नायब सैनी जी, और दूसरा ये प्रोग्राम जो है युवाओं के लिए है मंत्री जी, तो किस तरीके से देखते हैं कि वो युवा जो धरातल से जुड़ा हुआ है, जिसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, अपनी जिंदगी के अंदर किस तरीके से कामयाबी को हासिल कर सकता है? क्या वो रूटीन है जो वो फॉलो करे? क्योंकि रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, जमाना फोन का आ गया है। मंत्री जी, 2 सवाल थे, आपसे इकट्ठे पूछ लिए। देखो, मनोहर लाल जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, उसने प्रदेश को बहुत कुछ नया दिया साहब। हमारे मनोहर लाल जी बनने से पहले हरियाणा में युवाओं को रोजगार मिलता तो था, लेकिन सब खर्ची पर्ची से मिलता था। आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास संसाधन ना हो, वो नौकरी नहीं लगता, जो एमएलए मंत्री की सिफारिश का होता था। या मैं ये कहूं, जो मुख्यमंत्री के जिले का, उसके विधानसभा का या आसपास के जिले के लोगों को नौकरी मिलती थी, विकास भी वहीं होता था। और इसी की बिहाफ पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कि नहीं, ये पक्षपात करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसमें युवाओं का बहुत हाथ है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के, क्योंकि इस चुनाव में भी ये लोग कहते रहे कि हमें वोट दोगे तो मैं इतनी नौकरी दूंगा। वो बयान भी वायरल हुआ। तो आम आदमी ने सुना, तो जो आम आदमी, गरीब आदमी था, उसने कहा नहीं यार, ये तो मार देंगे हमें। तो इसलिए युवाओं ने बीजेपी को बहुत वोट दिया। और मैं युवाओं से कहूंगा, मेहनत और लगन से काम करें तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो इस सरकार में योग्यता के आधार पर रोजगार मिलेगा और हर आदमी जो काम करना चाहेगा उसको सरकार प्रोत्साहन देगी। तो नायब सैनी जी के बारे में किस तरीके? नायब सैनी एक अच्छा इंसान है, हंसमुख है, मिलने वाला है, रात को 11-11 बजे तक भी मिलता है और उसके चेहरे पे शिकन नहीं आ सकता। मैंने इतने मुख्यमंत्रियों के साथ किया है। मनोहर लाल जी ने बहुत काम किया, लेकिन इतना मनोहर लाल जी भी शायद नहीं मिलते होंगे जितना नायब सैनी जी मिलते हैं। और कभी भी चल जाओ, मना ही नहीं करता और हंसता ही रहता। ये इसमें और मुख्यमंत्रियों से ज्यादा खासियत है। और मुझे लगता है इसके नेतृत्व में युवा भी जुड़ेगा और ज्यादा, और सभी बिरादरी के लोग इससे प्यार करेंगे और ये सबके काम करेगा। तो मंत्री जी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे हमारे भटके हुए युवाओं के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो नशा छोड़ दें। हमारे युवाओं का हमें बहुत ये हो रहा है कि भाई नशा बहुत हो गया, और इस प्रकार के नशे हो गए कि समाज में कि सुन के अचंबा होता है कि कहाँ युवा पीढ़ी जा रही। तो मैं अपने सोने से भी ज्यादा महंगा नशा हो गया। हाँ, नशा महंगा हो गया और पता नहीं नई पीढ़ी किस तरफ चल पड़ी है। नशा शरीर का नुकसान नहीं करता, पूरे परिवार का विनाश करता है, पूरे देश का विनाश करता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ युवाओं से कि इस नशे से दूर रहें और फिर किसी लाइन को पकड़े। आप मन से काम करें तो 100% आपको तरक्की मिलेगी और आप मुकाम पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, हमारे से बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो साहब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।